अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा नियर वाशिंगटन। इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह हो रही है। मैं एक ऐसे इशू की तरफ बात करना चाहता हूँ और आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक खालिस्तान पाकिस्तान से है। जो मैं समझता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से और हर किस्म की सियासत से ऊपर का ये एक इशू है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के माशरे से है, पाकिस्तान की रियासत से है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है और इसे पार्टी पॉलिटिक्स की बुनियाद से ऊपर निकल के एक पाकिस्तानी की हैसियत से इस पे सोचने की ज़रूरत है। मेरा इस पे बोलना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अमेरिका के अंदर हूँ और अमेरिका के अंदर से, अमेरिका के कैपिटल सिटी से और अमेरिका का जो पूरी दुनिया है उसके लेंस से मैं इस वक्त पाकिस्तान को देख रहा हूँ। जिस वाक़े की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ उस पर मैं अब दूसरी दफ़ा बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले भी मैंने इसी हवाले से अपने वीलॉग का बहुत बड़ा हिस्सा किया था, शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो। इस वाक़े का ताल्लुक वो है जब 2 दिन पहले सवात के अंदर मयादम में एक शख्स को, जो सियालकोट से एक सियाह पाकिस्तानी एक स्काईवेज होटल में आके ठहरा हुआ था सवात में, उसे एक हजूम ने, बेकाबू हजूम ने इस इल्ज़ाम में कि उसने कुरान करीम की खुदा न खास्ता बेहुरमती की है, डेजिक्रेशन की है कुरान की, उस इल्ज़ाम में उसे हलाक भी किया और उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी। जब ये वाक़या हमारे सामने आया तो मैंने इसके ऊपर बहुत तफसीलन मैंने इस पर कॉमेंट किया था और मैंने उस वक्त इसके 3 पहलू मेरे सामने थे, बिकॉज बहुत सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे सामने नहीं थी। उस वक्त इस वाक़े की रिपोर्टिंग हुए सिर्फ चंद घंटे हुए थे। वो 3 पहलू ये थे कि पहले तो इस किस्म का इल्ज़ाम और इस किस्म के सैकड़ों इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान में लग चुके हैं गुज़श्ता चंद बरसों में। इनफैक्ट अभी मैंने अखबारात में देखा है कि 1986 से अब तक तकरीबन 2200 इस किस्म के इल्ज़ामात वाक़यात लग चुके हैं। सब में हलाकत नहीं हुई है लेकिन वायलेंस हुई है या लोगों को गिरफ्तार किया गया या ब्लास्फेमी के उन पर इल्ज़ाम लगे। मैंने अपने वीलॉग में ये एनालिसिस दिया था। 3 आस्पेक्ट जब मैंने बात की तो पहला आस्पेक्ट ये था कि हमेशा किसी भी जगह पे चंद ताकतवर शरपसंद अनासर जिनके हाथ में स्ट्रीट की ताकत होती है वो एक सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हैं। किसी ऐसे आदमी या औरत, किसी शख्स जो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो या अहमदी हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम इसी नोयत का होता है। ये 4-5-6 लोग मैक्सिमम होते हैं या 3-4 लोग होते हैं जिनका आपस में एका होता है, जिन्हें इस शख्स के साथ जिनका कोई झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है, उसको सज़ा देना चाहते हैं। इससे पहले एक झगड़े की हिस्ट्री होती है और उसके बाद ये उसको टारगेट करते हैं और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि एक हजूम इकट्ठा होता है, हजूम अंधा होता है, हजूम को गुमराह किया जाता है, हजूम के बुनियादी जो अकायद उसके जहन में बड़े गहरे हैं उनके साथ खेला जाता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और फिर बेकाबू हजूम जो है वो कुछ नहीं देखता और वो जिस तरह से हमने श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमार का कत्ल और जला देने का वाक़या 2021 में हमने सियालकोट में देखा। मशाल खान जो स्टूडेंट थे एक यूनिवर्सिटी के खैबर पख्तूनख्वा में, 2017 में उनका हमने वाक़या देखा। तो ये इसका दूसरा पहलू है, एक बेकाबू पागल हजूम जो वहशी बन जाता है और जिससे किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता। तीसरा इसका मैंने पहलू ये उठाया था कि किस तरह से इंक्रीजिंगली हम ये देख रहे हैं, जो पहले नहीं था, ये एक नया फिनोमेना गुज़श्ता चंद बरसों में ऐड हुआ है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इस किस्म के हजूम को रोक नहीं पाती। उसकी जो एबिलिटी है हजूम से ऐसे विक्टिम को छुड़ाने की या उसको महफूज बनाने की, इवन अगर वो उसको गिरफ्तार कर ले, वो उसके पास नहीं है। हालांकि माजी में मजहबी उलमा ये कहते रहे, मुझे याद है काजी जमात इस्लामी के जो लीडर थे एक ज़माने में, उनसे मेरी बड़ी बहस हुई टेलीविज़न प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि इन ब्लास्फेमी कवानीन की इसलिए ज़रूरत है कि अगर ब्लास्फेमी का कानून नहीं होगा तो लोग फिर अपने हाथ में ले लेंगे सूरत हाल को, और लोगों को अपने हाथ में सूरत हाल को लेने से और बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के कवानीन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ज़माना था 1980 की दिहाई से लेकर अगले 20-25 बरस तक कि पाकिस्तानी पुलिस में कम अज़ कम इस किस्म की एक कैपेसिटी थी सूरत हाल को संभालने की, मेडिएट करने की। लेकिन अब हम इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि पुलिस में ये कैपेसिटी नहीं है। पुलिस सरेंडर कर देती है, पुलिस कहती है वो हजूम बेकाबू था, उस पर काबू नहीं ला सकते। तो 3 एस्पेक्ट्स को मैंने उस वक्त डिस्कस किया था उस वीलॉग में। लेकिन उसके बाद से बहुत सी मजीद इंफॉर्मेशन आई है। 2 किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे सामने, मेरे सामने इस वक्त है। एक वो जो पाकिस्तानी अखबारात में इसकी तफसीलात छपी हैं। दूसरा ये कि जो इंटरनेट जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर स्ट्रोक एक्स, उसके ऊपर वो फुटेज मुझे देखने का मौका मिला। पहले मैं ज़रा फुटेज की बात कर दूं। फुटेज, हालांकि वाक़या तो मैंने पहले सुना, देखा, उसको मैंने डिस्कस किया, उसकी वहशत और बर्बरियत तो अल्फाज में ही बड़ी थी, लेकिन जब मैंने उसकी फुटेज देखी है तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए हैं। और वो फुटेज भी आप देखते हैं कि एक क्राउड खड़ा हुआ है नौजवानों का
एक जलती हुई लाश के गिर्द और उन सब के हाथ में चमकते हुए डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स हैं, जिसके ज़रिए वो इस वाक़े की जो है एक फुटेज कैप्चर कर रहे हैं और उस फुटेज को कैप्चर करके वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। और यूं पूरी दुनिया ने इस फुटेज को देखा जो इन्हीं वहशी, पागल, गुमराह नौजवानों ने अपने मोबाइल फ़ोन से एक अचीवमेंट के तौर पे कैप्चर की है। और इस वक्त मुख्तलिफ ट्विटर साइट्स और हैंडल्स के ऊपर आप इस फुटेज को देख सकते हैं। एक एक्साइटमेंट है, वहाँ नारे भी लग रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर ये भी मैंने कहा था कि मुस्लिम दुनिया की अगर आप तारीख देखें तो उसमें लोगों को स्टेक्स पे जला देने का जो तस्वर है, ये सज़ा, यानी जला के हलाक करना या सज़ा देने का तस्वर तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर है। और ऐसा ईसाइयत के अंदर 17वीं सदी तक होता रहा कि बिशप और पादरी लोगों को उनके अकायद की वजह से जो है उन पे हुक्म देते थे कि इनको जला के इनको आग लगाई जाए। और ऐसे सैकड़ों वाक़यात जो हैं वो 9वीं 10वीं सदी से लेकर ये पता नहीं कब से शुरू हुए और वो चलते रहे तकरीबन 700-800 बरस 17वीं सदी तक चलते रहे। लेकिन मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम तारीख और तमद्दन में जहाँ और बहुत सा जबर या भरभरियत हुई है, इस किस्म की चीज़ जो है वो देखने में नहीं आई है। अच्छा, अब मैंने उसके बाद से थोड़ी सी इस पर रिसर्च भी की मैंने विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल जो मेटा एआई साइट्स वगैरह होती हैं आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस के इंजन से। तो दो वाक़यात निकाले एआई ड्रिवन साइट्स ने या इंजन ने कि दो वाक़यात, एक 13वीं सदी का, एक 14वीं सदी का। एक 13वीं सदी का मिस्र का, जब वहाँ के ममलूक ने किसी को जला के हलाक करने का सज़ा सुनाई, और 14वीं सदी का अंदलूसिया में जहाँ वहाँ के सुल्तान ने किसी को जलाकर हेरेटिक्स को या एपोस्टेसी के इल्ज़ाम में दी। अदरवाइज इवन मेटा एआई इंजन जो है कोई ज़्यादा वाक़यात मुस्लिम दुनिया के ऐसे ढूंढ नहीं सका। तो एक ये भी पहलू है कि असर हाज़िर के 21वीं सदी के शुरू में पाकिस्तान में ये क्या वाक़यात हो रहे हैं। मैं जिस मुल्क में हूँ, अब वहाँ बहुत से लोगों ने इसको देखा, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि किस किस्म का मामला है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या इसका बैकग्राउंड है, ये कैसे कर दिया लोगों ने, पुलिस ने कैसे ऐसे होने दिया, मुल्क में क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो है वो इस हवाले से पाया जाता है। तो एक तो ये जो, अच्छा, अब ये जो फुटेज देखी है, जो आप में से बहुत से लोग देख चुके होंगे कि जो ट्विटर के ऊपर चल रही है, कि कैसे ये नौजवान जो हैं इसको एक तमाशा समझ रहे हैं, इसे एक अचीवमेंट समझ रहे हैं, और बाकी सारी दुनिया जहाँ मैं हूँ वो इन नौजवानों को पागल समझ रही है, वहशी समझ रही है, बर्बरियत का ये सीन वो सोच रहे हैं कि ये किस किस्म का मुल्क होगा जहाँ इस किस्म की चीज़ जो है वो हो सकती है इस ज़माने के अंदर। अब ये भी गौर कीजिए कि इन नौजवानों के हाथ में मॉडर्न गैजेट्स हैं, इन्होंने इस तरह के आईफोन्स और सैमसंग्स वगैरह जो हैं वो उठाए हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, आप ये देखें कि हाथों में इनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दिमाग इनके मिडिल एजेस, मिडीवल एज में है, पता नहीं कहाँ पे हैं, 7वीं सदी में है। मैं तो आपको भी मैंने बताया कि इस्लाम की तारीख में तो 7वीं 8वीं सदी में भी इस किस्म के वाक़यात नहीं हो रहे थे। तो जहन इनके तो किसी पेगन या नोमैडिक किस्म की इरा के अंदर है, बारबैरिक इरा के अंदर है, और हाथ में इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको पता चलता है कि टेक्नोलॉजी पर सी जो है वो जहन का कुछ भी नहीं बिगाड़ती। जहन आपके बहुत ज़्यादा पुराने मिडीवल और मिडिल एजेस के हो सकते हैं, आपके बिल्कुल नेंडरथल किस्म के माइंड हो सकते हैं, और हाथ में आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हथियार या वेपन्स या गाड़ियाँ, ये कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। अब दूसरा जो पहलू मेरे सामने अब तक आया वो पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात के अंदर इसकी जो अब तक रिपोर्टिंग हुई, वो रिपोर्टिंग ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने 2 एफआईआर्स रजिस्टर की हैं और दोनों को सील कर दिया गया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होते हैं, आप भी हैरान होंगे कि 2 एफआईआर्स क्या, आपके जहन में होगा कि एक एफआईआर दर्ज हुई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस शख्स को, जिसका नाम सुलेमान या समथिंग बताया जाता है, जो सियालकोट से यहाँ पे आया हुआ था, जो एक होटल स्काईवेज या समथिंग में ठहरा हुआ था, तो इसको कत्ल करने और जलाने की एक एफआईआर होगी। लेकिन नहीं, जो 2 एफआईआर हैं उसमें से एक एफआईआर उन लोगों के खिलाफ है जो 10-15 लोग हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने एक शख्स को वहाँ से पुलिस के नरगे से छुड़ा लिया। इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि एफआईआर जो हैं वो सील्ड हैं, लेकिन कोई एफआईआर खासी कमज़ोर सी और बड़ी मुबहम किस्म की एफआईआर लगती है, जिसकी बुनियाद पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को सज़ा देनी भी खासी मुश्किल होगी। मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इस इशू को अब करते क्या हैं इसका, इस पॉइंट से आगे। लेकिन दूसरी एफआईआर जब आप देखते हैं तो आप हैरान परेशान रह जाते हैं, और चूँकि अंग्रेज़ी अखबारात में इसकी तफसील छपी है, उसकी तरफ रेफरेंस है, तो आप ये सोचें कि अंग्रेज़ी में जो भी इसको पढ़ रहा है वो क्या सोचेगा पाकिस्तान के बारे में। तो जो दूसरी एफआईआर है वो उस शख्स के खिलाफ है, डिसीज्ड के खिलाफ है, वो शख्स जिसको हलाक कर दिया गया, वो शख्स जिसको जला के खाकस्तर कर दिया गया, जिसकी लाश के गिर्द ठट्ठा हो रहा है, उसके खिलाफ भी दूसरी एफआईआर काटी गई है कि उस शख्स ने तौहीन रसालत की या तौहीन उसने कुरान किया। यहाँ पर आपके लिए, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिलेमा, एक बहुत बड़ा सवाल है अहले पाकिस्तान के लिए कि
कि ज़रा देखें तो सही, एक तो एक जुर्म हुआ है, एक खौफनाक चीज़ हो गई है, ऊपर से कानून के हालात देखें कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जिसको जला के खाकस्तर कर दिया गया है, उसके खिलाफ भी एक एफआईआर जो है वो काट दी गई है। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे बड़ी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, दुनिया ऐसे कैसे देख रही है, और इसीलिए मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। अब ऐसा जब भी होता है, और ये लोगों ने नोट भी किया, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने नोट किया, कि जब भी ऐसा एक वाक़या होता है तो पाकिस्तान के अंदर उसकी एक बड़ी वाइड स्प्रेड कॉन्डमनेशन होती है। तमाम तबका फ़िक्र की तरफ से, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें प्रोमिनेंट सिविक पर्सनैलिटीज़ भी हैं, उसके अंदर अखबारात के इदारिये लिखने वाले भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें, मजहबी मुबल्लिग, तमाम लोग कहते हैं कि ये इस्लाम की तौहीन हो रही है, ये कैसे हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये सब 24-26 घंटे में, 36 घंटों में सब ठंडे हो जाते हैं 24 घंटों के अंदर, और उसके बाद दोबारा से एक अगला वाक़या होता है। यानी इससे सिर्फ पिछले महीने भी ऐसा वाक़या कहीं सरगोदा में पंजाब में हुआ है, उससे चंद महीने पहले ऐसा ही वाक़या मर्दान में हुआ है, उससे और पीछे चले जाएं तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो मसलसल हो रहे हैं। और जो स्टेटिस्टिक्स मैंने थोड़े से देखे हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि 1926 से लेके 1986 तक जब अंग्रेज़ों ने ब्लास्फेमी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में करनी शुरू की, तो गालिबन सिर्फ 14 इस किस्म के केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए और सामने आए। लेकिन 1986 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने इन ब्लास्फेमी के कवानीन को रिवाइज़ किया और इसके अंदर सख्त किस्म की सज़ाएँ और सज़ाए मौत को ऐड किया, तो उसके बाद से अब तक जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे केसेस जो हैं रजिस्टर हो चुके हैं, और बेतहा वायलेंस जो है वो ब्लास्फेमी कानून के तहत हुई है। ये वो पॉइंट है जिस पे सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज होता ये है कि कंडेम करके कि अल्लाह खुदा ये क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये लोगों को अकल की ज़रूरत है, लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बात करके बात को ख़त्म कर दिया जाता है असल इशू पे कि एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस जनरेट हुई है इन कवानीन की वजह से। लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हो गया कि उनको कुछ करना है। इसलिए जब तक इन बुनियादी कवानीन जो हैं इनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, इनको रिवाइज़ नहीं किया जाएगा, इन्हें सॉफन नहीं किया जाएगा, जब तक कि ख़त्म करना मुझे लगता है कि सियासी एतबार से पाकिस्तान के मौजूदा माहौल के अंदर बहुत मुश्किल होगा। जब तक इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा बिटवीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, PMLN, PPP, मौलाना फजल रहमान की जमात और जितनी भी और सिविक सोसाइटीज़ हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पाकिस्तान के अखबारात हैं, बड़े जो मीडिया का सेक्शन है, कि इन कवानीन को आपको कमज़ोर करना है, उन्हें रिफ़ाइन और रिफॉर्म करना है, उनकी शक्ल आपको बदलनी है। मैं अल्फाज इसलिए मुख्तलिफ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई गलतफ़हमी ना हो। मुझे एहसास है कि पॉलिटिकली तौर पे इनको ख़त्म करना जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इनको रिफॉर्म करना जो है वो बहुत ज़रूरी। जब तक इन कवानीन को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान इस खौफनाक सूरत हाल पे काबू नहीं पा सकेगा। अच्छा, ज़हन में ये भी रखिए कि अंग्रेज़ों ने जब पहली दफ़ा पंजाब में या हिंदुस्तान में इस किस्म के कवानीन बनाए, तो उनके पेश नज़र ये था कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, पंजाब में ख़ास करके ये 3 कम्यूनिटीज़ जो हैं ये एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करती थी, उन दूसरों की मजहबी शख्सियात के बारे में बदतमीज़ी के अल्फाज या गुस्ताखी करती थी। उस वक़्त मसला मुसलमानों के यानी बैनुल मुसलमीन नहीं था, उस वक़्त मसला हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम सिख के दरमियान था, जहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है बदतमीज़ी होती थी। उसके बाद एक बलवा होता था, किसी गाँव में लड़ाई होती थी। अंग्रेज़ों ने ये कवानीन इस्तेमाल इसलिए किए कि उस मामले को ठंडा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा और बलबे को ख़त्म करने के लिए, जो मिसक्रिएंट है, जिस पे इल्ज़ाम है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने की सज़ा दे दी जाए, कुछ उनको जुर्माना कर दिया जाए, ताकि मामला रफ़ा दफ़ा हो सके, मामला ठंडा हो सके। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। यानी 1926-27 से लेके 1986 तक जो एरियाज़ आज पाकिस्तान हैं, उसमें इस किस्म की सिर्फ 14 रिपोर्ट्स कहते हैं दर्ज हुई पुलिस के सामने। अब आप देखिए कि 2200 या 2000 से ज़्यादा जो हैं वो गुज़िश्ता 50 बरस के कम टाइम पीरियड में जो है वो इसमें दर्ज हो चुकी हैं, 40-45 बरस की उम्र में। इससे क्लियरली पता चलता है कि जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने इन कवानीन को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जो रिलीजियस फिक्शंस और ग्रुप्स थे उनकी हमायत हासिल करने के लिए, उसके बाद से ये मसला खड़ा हुआ। आज ये मसला पाकिस्तान के लिए बड़ा खौफनाक मसला बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जिसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें लोगों के बहुत से मसाइल हैं, जो लोग गुस्से से भरे पड़े हैं, यहाँ नफ्सियाती मसाइल हैं, वो सारा का सारा एंगर जो है उसको एक लेजिटिमेट एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल रहा है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ आप देखें पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर रुकावटें हैं, वो भी बहुत ज़रूरी। अभी इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पूरे पंजाब में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। यानी जहाँ लोगों को आपने एक लेजिटिमेट जायज़ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देना है, जहाँ वो अपने गुस्से को निकाल सकते हैं, उसका
कैथारसिस कर सकते हैं, उसका इजहार कर सकते हैं, नारे मार सकते हैं, कुछ पत्थर मार सकते हैं, कोई बैनर उठा सकते हैं, कोई बैनर फाड़ सकते हैं, वो लोग गपाड़ा कर सकते हैं। ये अंदर इंसान के अंदर जो एक एनर्जी होती है शोर मचाने की, रेजिस्ट करने की, रिएक्ट करने की, वो एनर्जी को निकालने के लिए यही तो होता है। इसीलिए तो स्टूडेंट यूनियन ये सब चीज़ें होती हैं। उसको तो हुकूमतें बंद करती चली जाती हैं और इस किस्म की जो एक बेईमाना बर्बरियत पर मबनी एक्टिविटी है उसको एक लेजिटिमेसी और लेजिटिमेट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कैसा मसला है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर का मसला है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं जहाँ हूँ वहाँ पाकिस्तान को बिल्कुल एक पागल माशरे के तौर पर स्टेज के ऊपर देखा जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक किस्म की ये सूरत हाल है। अगर आपको किसी को शक है कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो ऐसे नहीं है, तो आप सिर्फ और कुछ नहीं आपको करना, आप सिर्फ ट्विटर पे जाएं और वहाँ पढ़ें और इसकी फुटेज देखें और जिस किस्म के इसके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं उनको देखें। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।